बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आपके साथ हाज़िर हैं एक नए सेक्शन के साथ, नई बीमारी के साथ। तो रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले तो जो लोग नए हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज जो बीमारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है गलैंडों का बुखार, फिलेरियोसिस। फिलेरियोसिस एक बहुत ही ख़तरनाक यानी कि जानलेवा बीमारी है। तो इस बीमारी के मतलब भी आगाही आपके लिए, फार्मर हज़रात के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस आगाही के मतलब हम आज आपको लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो उसमें ये बताएंगे कि बीमारी है क्या, होती कैसे है और ये कितने अरसे के लिए होती है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका और इसका ट्रीटमेंट और अलामात क्या हैं। तो सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। तो इसके लिए ये कि ख़तरनाक या जानलेवा बीमारी है। चिचड़ियों की वजह से इसका फैलाव होता है, मतलब जिस जगह पे चिचड़ियाँ होंगी उस जगह पे ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये होती है एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। इसमें प्रोटोजोआ की दो अक़साम हैं। इससे एक प्रोटोजोआ को एनोलोटा कहते हैं और दूसरे को पारवा भी कहते हैं। ठीक है, ये बीमारी जो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जून, जुलाई, अगस्त और मई, ये महीने जो गर्मियों के होते हैं, इन महीनों में ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गर्मियों में इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें जानवरों को साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद जो होती किन जानवरों में ज़्यादातर उन जानवरों में होती है जो हमारी एक्जोटिक ब्रीड्स हैं, मतलब कि ऐसे जानवर जो हम बाहर के कंट्रीज से लेके आते हैं, जो हमारे इलाके के नहीं होते, उनमें ये बहुत ज़्यादा होती है। उनमें ये बीमारी होने के चांसेस 90% कह लें आप, तकरीबन 90% तक ये बीमारी होती है। बाकी ऐसे जानवर जो हमारी अपनी ब्रीड्स हैं, पाकिस्तानी ब्रीड्स हैं, मतलब कि साहिवाल नस्ल होगी, चोलिस्तानी नस्ल होगी, उनमें ये बीमारी होने के चांसेस 5 से 6% तक होते हैं। अगर चिचड़ियों वाली जगह पर रहेंगी तो उनमें ये बीमारी होगी, ये कन्फर्म है। उसके बाद ये बीमारी होती, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? हर बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड कहते किसको हैं? इस पे हमने एक पहले वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, वो वीडियो जाके हमारे चैनल पे मौजूद है। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि जिसमें जरासीम के दाखिल होने से लेकर बीमारी की पहली अलामत ज़ाहिर होने तक का वक़्त, ये जो दौरानिया होता है वायरस दाखिल होने से लेकर अलामत ज़ाहिर होने तक, ये दौरानिया जो है इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो है 7 से 8 दिन तक, मतलब कि 7 से 8 दिन के अंदर वायरस के दाखिल होने के बाद इसकी अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं। उसके बाद चिचड़ियों से ये बीमारी फैलती किस तरह है? चिचड़ियों से वैसे फैली है कि जब हमारे एक जानवर को ये मसला है और उसको चिचड़ियाँ भी लगी हुई हैं, या हमने जिस जगह पे रखे हुए हैं वहाँ पे चिचड़ियाँ मौजूद हैं, तो वो चिचड़ियाँ जो हैं वो बीमार जानवर को काटेंगी। उसके बाद काटने के बाद वो सेहतमंद जानवर की तरफ जाएगी और उसको काटेगी, तो इससे बीमार जानवर से सेहतमंद जानवर में ये बीमारी फैलेगी। इस तरीके से चिचड़ियाँ जो है बीमारी फैलाने का बायस बनती हैं। इसके बाद हम आएंगे इसकी अलामात क्या हैं बीमारी की अलामात में बुखार, तेज़ बुखार होगा, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका बुखार जो है वो चला जाता है। उसके बाद जानवर सुस्त हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है, पैदावार में कमी आ जाती है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये जो कि हर बीमारी में पाई जाती हैं। उसके बाद अहम अलामात जो हैं उसमें खून, अहम अलामत आँखों से पानी, नाक से लेसदार मवाद का निकलना। उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम किस्म की अलामात हैं उसमें है कि जब हम जानवर की ज़ुबान बाहर निकाल के देखेंगे तो ज़ुबान के नीचे हेमरेजिक स्पॉट्स यानी कि खून के धब्बे होंगे। उसके बाद जो जानवर के छोटे पेशाब की जगह, मतलब कि वल्वा है, वल्वा के अंदर, वल्वा को अगर हम खोल के देखें तो उसमें भी इसकी जो मखसूस बात है, उसमें सांस लेने में दुश्वारी होगी, जानवर मुंह खोल के या खींच के सांस ले रहा होगा। उसके बाद जो अहम अलामात हैं, अहम अलामात में अगर हम ज़ुबान को निकाल कर देखें तो ज़ुबान के नीचे खून के धब्बे, हेमरेजिक स्पॉट्स होंगे। उसके बाद अगर हम जानवर के वल्वा को खोल के देखें, छोटे पेशाब वाली जगह को, तो उसके अंदर भी हमें खून के धब्बे या हेमरेजिक स्पॉट्स जिसे हम कहते हैं देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें ग्लैंड, जानवर इसे ग्लैंडों का बुखार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसलिए कहते हैं कि ग्लैंड जो है वो सूज जाते हैं। ग्लैंड होते कहाँ का? जानवर के पूरे जिस्म के अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इसमें हम इसे चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कि जानवर का कान होता है, कान के अगली साइड पे अगर हम देखें तो वहाँ पे एक बड़े बेर जितना समझ लेंगे गोल टाइप का ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। उसे अगर हम पकड़ेंगे तो अगर वो ग्लैंडों का बुखार हुआ हो तो वो सूज जाते हैं, तकरीबन छोटे आलू के इस बराबर का साइज़ हो जाता है। उसके बाद जो जानवर की अगली टांग होती है, गर्दन वाली हड्डी होती है और टांग होती है उसके साथ, जिसे हम कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं, उसके बिल्कुल साथ है जो बड़े बेर्स के साइज़ का होता है ग्लैंड्स। अगर ये बीमारी हो तो वो भी सूज जाता है। वो सूजने के बाद बड़े छोटे आलू के साइज़ का हो जाता है तकरीबन। उसे हम हाथ से पकड़ेंगे तो उसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। उसके बाद ये ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद ये डायरिया भी हो सकता है इसमें जानवर को, मतलब खूनी पेचिस लग जाते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं हमारे बछड़े 1 माह की उम्र वाले, उनको ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और उससे मौत भी वाक़या हो सकती है। लेकिन अगर इसे जल्दी रिकवर कर लिया जाए
मतलब कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी कर दिया जाए तो ये बीमारी ख़तरनाक साबित नहीं होती और ये बहुत जल्द रिकवर भी हो सकती है। तो उसके लिए अब हम इसके आते हैं ट्रीटमेंट पे, इसका इलाज क्या है। तो ट्रीटमेंट बताने से पहले एक मरतबा फिर मैं रिवाइज़ कर दूं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट जो हैं इंपॉर्टेंट थे और इसमें इसके अलामात कौन कौन सी थी, पहचान क्या है इस बीमारी की। तो उसके लिए अलामात में बुखार है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, जानवर का चेहरा बंद कर देना, खुराक कम खाना यानी कि, उसके बाद सुस्त हो जाना, पैदावार में कमी, ग्लैंडों का सूज जाना, आँखों से पानी आना, नाक से लेसदार मवाद, जो आँखों से पानी आएगा वो भी लेसदार ही होगा, वो साफ़ पानी नहीं होगा। उसके बाद आँखों का बाहर निकल आना, जैसे हम आँखों के डेले कहते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। आँखों के पीछे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से डेरे बाहर आ जाएंगे, फिर आँखें सूज जाएंगी। उसके बाद ग्लैंड भी सूज जाएंगे, ज़ुबान के नीचे हेमरेजिक स्पॉट्स होंगे, वल्वा के अंदर हेमरेजिक स्पॉट्स होंगे। और ये बीमारी गर्मियों में होती है, गर्मियों के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने जो हैं ये इनके लिए बहुत मौसम कहते हैं इनको, साज़गार माहौल कहते हैं इसको। इसके लिए क्योंकि चिड़ियाँ भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले जिस जगह पे हमने जानवर रखे हुए हैं उस जगह पे चिड़ियों को ख़त्म करने के लिए स्प्रे करना चाहिए, ताकि चिड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ और ये बीमारी फैलने का खतरा कम से कम हो। उसके लिए हमें नीचे सफाई करना, जानवरों के नीचे जो फर्श है उसको साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी होगा। अगर साफ़ सुथरा रखेंगे तो ही जानवर जो चिड़ियों से महफूज रह सकेंगे। तो अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। इसका ट्रीटमेंट क्या है? जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अहम जो है वो बुखार को कम करना। अगर हम बुखार को कम नहीं करते तो कोई भी दवाई देते रहें तो उससे हमें कोई भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। सबसे पहले हमने बुखार कम करना है। बुखार कम करने के लिए आप अपने डॉक्टर से रजू कर सकते हैं, ठीक है। उससे रजू करें, या आप गर्मियों का मौसम है, जानवर के साथ में पानी डालें, जानवर को नहलाएं, उससे बुखार कम हो जाएगा। और उसके लिए जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक होती है, जो हम बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें आप लोक्सन इस्तेमाल कर सकते हैं, लोक्सन। और उसके लिए मेड्रम जो कि बहुत ही बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए बुखार कम करने के लिए, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी बुखार जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद डिक्लोफेनिक जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं इसके इलाज के लिए मतलब इसके इलाज के लिए हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए है ब्यूटालिक्स की जो डोज़ होती है वो 1 cc पर 20 kg हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एक डोज़ ही काफ़ी होती है। इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे कि जानवर हमारा जो है वो कितने रेट का है, तो उस रेट के हिसाब से आप इसकी डोज़ कैलकुलेट करके आप उसको लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक डोज़ ही काफ़ी होती है। अगर ये मर्ज़ पुराना नहीं है, न्यू है, तो इंशाल्लाह एक डोज़ से रिकवर हो जाएगा। इसके साथ ऑक्स्ट्राइल, अगर उससे रिकवर नहीं हुआ तो आप उसको 72 घंटे के बाद ब्यूटालिक्स को फिर रिपीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो आती है ऑक्स्ट्राइल या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, वो 1 cc पर 10 kg वेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसके भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने में मिलते हैं। तो इंशाल्लाह आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। बाकी ये जो हम वीडियोस बनाते हैं ये सिर्फ आप लोगों के आगाही के लिए होती हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि हम आप लोगों को डॉक्टर बना रहे हैं। डॉक्टर, आपने जब भी कोई भी ट्रीटमेंट करना है, चाहे वो एक सिंपल सी मामूली सी मर्ज़ी क्यों नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से रजू करेंगे। डॉक्टर साहब जो मेडिसिन रिकमेंड करेंगे आप वही मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे और जिस तरह वो बताएंगे उसी तरह ही आपको इस्तेमाल करनी होगी। हाँ, अगर आपके पास डॉक्टर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है तो आप इन चीज़ों पे अमल करके खुद कोशिश करके भी आप अपने जानवर को रिकवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी जो वीडियोस होती हैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगी। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, वो बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी भरपूर कोशिश के साथ मदद करेंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे। तो बाकी फार्मर हज़रात की रहनुमाई के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर इस बीमारी के मतलब आपका कोई सवाल हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके कमेंट्स देखेंगे और उस बीमारी के मतलब हम वीडियोज़ बनाएँगे।